मित्रों, जैसे इंडियन आइडल में गरीबों वाले कपड़े पहनना ज़रूरी है, उसी तरह बजट का वीडियो बनाते वक्त ऐसा सूट बूट और टाई पहनना ज़रूरी है ताकि ऑडियंस को गलत फहमी हो सके कि मैं भी एक एक्सपर्ट आदमी हूँ। आज का अपना ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेटेस्ट बजट की समरी 5 मिनट में। अब ये 5 के बदले 25 मिनट भी हो जाए तो भी क्लिक बेट के लिए ये मान के ही चलना है कि 5 मिनट की समरी है। इसका डिस्क्लेमर मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। सबसे पहले शुरू करते हैं। बजट के अंदर दो भाग होते हैं, रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट के अंदर इनकम या रिसीप्ट, उसके भी दो सोर्स हो सकते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर भी दो भाग होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हमने एमसीक्यू में याद रखना है कि नए बजट में सबसे ज़्यादा इनकम कौन से वाले टैक्स से होगी, तो उसका जवाब है सबसे ज़्यादा इनकम होगी जीएसटी से 6 लाख करोड़ से ज़्यादा। दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पर कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, चौथे पे एक्साइज उत्पाद शुल्क और पांचवें पे कस्टम्स ड्यूटी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो सीमा शुल्क लगता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर एमसीक्यू के लिए याद रखें। अभी ये सब में से कुल मिला के सरकार को करीब 22 लाख करोड़ रुपए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, यानी सकल कर राजस्व। लेकिन ये सारा पैसा केंद्र सरकार खुद यूज़ नहीं कर सकती, उसमें से कुछ हिस्सा उसने 15th फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के सिफारिश के हिसाब से राज्यों को देना होगा। तो उतना पैसा माइनस करो, फिर कुछ पैसा डिजास्टर के फंड में देना पड़ता है। ये सब करके जो बाद में बचा करीब 15 लाख करोड़ रुपए, उसको हम कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू यानी शुद्ध कर राजस्व। टैक्स हमने देख लिया। उसके बाद होता है सेस और सरचार्ज। मान लीजिए आपको 50,000 इनकम टैक्स भरना है, तो वो सारी रकम जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी एकत्रित निधि या संचित निधि। ये चीज़ क्या होती है वो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की किताब में चैप्टर 22 पार्लियामेंट में सब पढ़ लेना। हाँ, तो इसमें ये जो पैसा जाता है उसमें से केंद्र सरकार सारा पैसा अपने पास नहीं रख सकती। ये 50,000 इनकम टैक्स आया, उसमें से कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को देना होगा एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। अभी कुछ बार केंद्र सरकार बोल सकती है ये 50,000 इनकम टैक्स के ऊपर आपने 10% सरचार्ज यानी अधिभार देना होगा। तो 50,000 का 10% क्या, करीब 5,000। तो ये वाली रकम भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी। लेकिन ये चीज़ को संविधान में फाइनेंस कमीशन कहे उस हिसाब से टैक्स का पैसा तो राज्यों को देना पड़ता है, लेकिन सरचार्ज वाला नहीं देना पड़ता। तो केंद्र सरकार को मजा रहेगी अपने हिसाब से कोई योजना चलानी हो। इसके उपरांत कुछ बार केंद्र सरकार कहेगी ये पूरी रकम पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यानी स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर दीजिए। तो ये 50,000 का इनकम टैक्स प्लस ये 5,000 जो सरचार्ज, ये कुल रकम कितनी 55,000 रुपये, उसका 4% निकालो, उतना एडिशनल देना होगा जिसको हम कहते हैं सेस। यानी सेस क्या है, टैक्स और सरचार्ज के ऊपर लगने वाला टैक्स। और ये रकम किधर जाएगी, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगी, लोक लेखा। उसमें से केंद्र सरकार अपनी मर्जी से सब पैसे खर्च करेगी। फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के हिसाब से राज्य को पैसा देना दैट इज आउट ऑफ द स्कोप। हालांकि क्योंकि ये कहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो केंद्र सरकार सिर्फ उन चीज़ों पर ही ये सेस की रकम खर्च कर सकती है। अभी कुछ लोग इसमें भी आक्रोश में आ जाते हैं, ऐसा क्यों है? वो इसलिए ताकि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से अपने नाम की सब योजनाएं चला सके। आपको दिक्कत है तो जाके mygov.in या फिर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो। हाँ, तो ऐसा करके ये हमको जो रकम मिल रही थी उसमें कौन कौन से सेस और सरचार्ज लगते हैं जो पुराने बजट में थे उसको जारी रखा गया। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर, जैसे ये कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, इनकम टैक्स, आयकर, कैपिटल गेंस टैक्स, मैट वगैरह पे जो हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है जारी रहा। इंपोर्ट यानी आयात पे, आयात होने वाली वस्तुओं पे कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क लगता है, उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। तीसरा, इंपोर्ट होने वाले मेडिकल डिवाइसेस जैसे वो एक्सरे मशीन, स्टेथोस्कोप वगैरह, उस पर भी कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क, और उसके ऊपर हेल्थ सेस यानी स्वास्थ्य उपकर लगता है। ये हेल्थ सेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि भारत के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट या जिनको हम कहें एस्पिरेशनल आकांक्षी जिले, वहाँ पर और ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने के लिए ये पैसा यूज़ होता है। तो ये तो चल ही रहा था। नए बजट में क्या है, नए बजट में एक और सेस लेकर आए जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC, कृषि बुनियादी अवसंरचना और विकास उपकर। ये किस पे लगेगा?
पेट्रोल डीजल के उत्पादन पे लगता है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, उसके ऊपर ये सेस की रकम लगेगी। दूसरा, सिलेक्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, कुछ चना, काबुली चना वगैरह, फिर फर्टिलाइज़र, उर्वरक, प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोल, लिग्नाइट और ऐसे कुछ और चुनिंदा चीज़ें, उसके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क, उसके ऊपर ये एआईडीसी लगेगा। इसके परसेंटेज कितना होगा वो डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ पर अलग अलग परसेंटेज लगेंगे। और नाम से ही सीधे कि ये सारा पैसा जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। वापस आते हैं हम लोग टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स उसमें है कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। कुछ कंपनियां बोलती है हमारा जीरो प्रॉफिट है तो उनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट नाम की अलग चीज़ होती। खैर, तो इधर क्या सुधार किए गए? कॉरपोरेशन टैक्स में स्टार्टअप कंपनियों को, एफोर्डेबल हाउसिंग बनाने वाले रियल एस्टेट कंपनियों को, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है, जहाँ पर ये सब विदेशी बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ अपना हेडक्वार्टर लगाए, ये सब उद्देश्य, वहाँ पर आप कुछ करेंगे तो आपको कॉरपोरेशन टैक्स में कुछ माफिया छूट मिलती रहेंगी। कंपनियाँ कई बार शिकायत करती थी कि टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद है, इनकम टैक्स ऑफिसर बार बार नोटिस भेज के फालतू में हमको परेशान करते हैं। तो उसके लिए इतने करोड़ का आपका टर्नओवर होगा तो ही वो ऑडिट में सब जाएगा, या फिर जो भी ये चेकिंग वगैरह होता है उसमें फेसलेस असेसमेंट, यानी इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए आपने खुद ऑफिस में जाना नहीं, सब ऑनलाइन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम हो। फिर एक बार विवाद से विश्वास, पुराने इनकम टैक्स के कुछ डिस्प्यूट हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स के डिस्प्यूट, तो कोर्ट के बाहर ही समझौता करके थोड़ी थोड़ी रकम भर दो। वो पहले था, अब नया बोला है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएंगे और उसमें जाके आप विवाद का निपटान कर सको। चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह को कुछ छूट दी गई। अब असल में ये सब क्या छूट दी गई, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप की चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में दूसरा आता है इनकम टैक्स या आयकर। तो उसमें इनकम टैक्स स्लैब डिपेंडिंग ऑन योर टैक्सेबल इनकम, जो पहले थे 5%, 20%, 30%, और आप बहुत अमीर है तो उसके ऊपर भी सरचार्ज, और ये सभी इनकम टैक्स पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगता, वो तो सब जारी ही है डिपेंडिंग ऑन योर टैक्सेबल इनकम। उसमें भी एक ऑप्शनल ऑफर दी गई थी कि अगर आप ये इनकम टैक्स में अलग अलग सब डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे कि ये मैंने एलआईसी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया वगैरह, तो फिर आपको अलग वाले स्लैब का लाभ ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20। तो बेसिकली अपर मिडिल क्लास फैमिली जो हों उनको थोड़ा उसमें राहत मिलती है। वो क्या क्यों कैसे, इधर हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी नहीं करनी। तो ये सब तो मतलब पिछले बजट का जारी ही है। लेटेस्ट बजट 2021 में नया क्या आया, ये बोला गया है सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 ईयर से उससे ज़्यादा हो और उनको अगर सिर्फ पेंशन और ये बैंक वगैरह में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालो उसके ब्याज की ही रकम मिल रही हो, आय का कोई अतिरिक्त दूसरी चीज़ ना हो, वो बिजनेस वगैरह ना कर रहा हो, तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं, उतनी उनको लाभ दी गई। इसके अलावा वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, होम लोन वगैरह के अंदर ये छूट दी या ये बड़ा फला टीम का अपनी एग्जाम के लिए काम का नहीं, आगे बढ़ो। फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये जीएसटी में अलग से केंद्र सरकार खुद कम ही चीज़ें बोल सकती है, क्योंकि उसमें राज्य सरकार का भी एसजीएसटी लगता है। तो एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल, वो सब तय करती है ब्रेड पे कितना लगे, बिस्किट पे कितना लगे वगैरह। तो इधर अलग से बजट में जीएसटी कम ज़्यादा करेंगे वो बोल नहीं सकते। हालांकि उसमें छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए ये वो कराया, ऐसी पुरानी चीज़ों को याद किया। दूसरा एक्साइज, सामान्य रूप से तो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर आजकल जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों को उसमें से बाहर रखा गया, जैसे ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उन पर केंद्र सरकार का जीएसटी नहीं लगता, सीजीएसटी नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगता है। और वो जो बिकता है तो राज्य सरकार का एसजीएसटी नहीं लगता, वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता है। खैर उसमें भी इधर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, कुछ एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा कम किया, लेकिन ठीक है। वो भी इसलिए ताकि ये जो नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेस लगाया उसके चलते बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हो, इसलिए किया। तीसरी चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाले कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, उसमें क्या सुधार किए होंगे? भाई कॉमन सेंस लगाओ, भारत के अंदर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो उसको सस्ता करेंगे। रेडीमेड बाहर से सीधा ही कोई मोबाइल का चार्जर या सीधा ही विदेशी कंपनी का सोलर सेल इंपोर्ट करते होंगे तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, ताकि अपने लोकल
मैन्युफैक्चरर का चीज़ लोगों को सस्ती लगे और ज़्यादा खरीदे। उसी तरह अपनी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती है उस पर कम कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे ताकि विदेशियों को अपना सामान सस्ता लगे और ज़्यादा खरीदे। तो ऐसी कॉमन सेंस अप्लाई करके एमसीक्यू टिक करें। ये पूरी लिस्ट पढ़ने बैठे किस पर ज़्यादा और किस पे कम किया और क्या महंगा और क्या सस्ता होगा, भाई पहली बात तो ये ऐसे प्रश्न आते नहीं ऑफिसर लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे बढ़ो। तो ये कुल मिलाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में हमको 22 लाख करोड़ रुपए की इनकम होने वाली है। और भारत सरकार ने प्रोजेक्शन किया है कि 2021-22 में अपना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो करीब 222 लाख करोड़ होगा। और ये अभी इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो समझिए 22 लाख करोड़ आपकी टैक्स में आ रहा है और सामने कुल मिलाकर जीडीपी कितना 222 लाख करोड़ है। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज निकालिए, अराउंड 9.9% इज गोइंग टू बी द टैक्स टू जीडीपी। अब मैंने इधर ये सैड स्माइल इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील वगैरह देशों के सामने अपनी तुलना करें तो ये टैक्स में हमको जीडीपी की तुलना में कमी आमदनी हो रही है। तो स्वाभाविक इसके चलते ये हेल्थ एजुकेशन वगैरह में जितना खर्च हमने करना चाहिए कर नहीं पाते। अभी यहाँ पर मैंने बजट से ये ग्राफ पेस्ट किया है, वीडियो पॉज करके आराम से आप इसको देखें। इसमें से कुछ बार ऐसे कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं या डिक्रीज़ हुआ है, ग्रॉस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्राफ दिया, आराम से वीडियो पॉज करके देख लो। आगे बढ़ते हैं। तो बजट का रेवेन्यू पार्ट में रिसीव में टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कुल मिला के 22 लाख करोड़ ग्रॉस और उसमें से नेट निकालो 15। अभी हम फोकस करें बजट का रेवेन्यू पार्ट में रिसीव में नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कर भिन्न प्राप्तियाँ। सरकार की आमदनी का एक तो स्रोत है कि आपसे टैक्स मांगे और दूसरा स्रोत ये हो सकता है कि सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपको रेलवे की टिकट बेची, आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की टिकट बेची, ये इंडिया ईयरबुक, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन वगैरह बेचे। उसी तरह ओएनजीसी वगैरह सरकारी कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो लोग केंद्र सरकार को डिविडेंड, लाभांश की रकम देते हैं। आरबीआई भी डिविडेंड देता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भूटान, म्यांमार वगैरह देशों को कुछ लोन में पैसा दिया, उसकी ब्याज की रकम जो वापस आए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी गिनते हैं। फिर ये अमेरिका, यूरोप, वर्ल्ड बैंक वगैरह हमको ग्रांट यानी अनुदान के रूप में पैसा दे। ग्रांट मतलब वो लोन नहीं है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं चुकाना है, बस हमारी मदद के लिए दी। तो ये सब जो स्रोत हैं उसको कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें करीब 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ आने वाले हैं। एग्जैक्ट फिगर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन समझना ये है कि टैक्स के सामने नॉन टैक्स वाली रकम बहुत छोटी होती है। अभी इधर मेन चीज़ क्या है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज में एक चीज़ आती है रेलवेज। पहले रेल बजट अलग था, लेकिन फिर एक विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश के हिसाब से अब वो अलग नहीं है। रेलवे की सारी चीज़ भी इधर ही बजट में अनाउंस कर देते हैं। तो जैसे कि छोटे शहरों में भी मेट्रो का मज़ा मिले लेकिन उसके डिब्बे और सब महंगा आता है, तो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो ऐसी टेक्नोलॉजी से सस्ता वाला मेट्रो ट्रेन छोटे शहरों में लगाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सिर्फ माल वहन करने की गाड़ियाँ, उसकी भी 2 रूट हैं, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, उसको 2022 तक कंप्लीट करेंगे। ब्रॉड गेज, ये ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज क्या होता है नेट पे देख लेना, वो 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई को देखता है। तो उसमें भी कुछ जगह पर डीजल के डब्बे चलते हैं, उसको हटाकर 100% बिजली से चलने वाले डब्बे लगाएंगे 2023 तक। और नेशनल रेल प्लान वो सब विकास करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ऐसी सब बातें। इसके अलावा अलग अलग रूट, मतलब सपोज कि मथुरा से इधर जाएगा, बंगाल से इधर जाएगा, ये कौन से नए रूट पे नए नए ट्रेन दौड़ाए जाएंगे ऑफिसर रैंक की एग्जाम में नहीं पूछते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत खींच के पूछते हैं सबसे फास्ट वाली ट्रेन सुपर 18 या ट्रेन 18 कौन सी थी, एक बार CAPF में पूछा था, अदरवाइज CDS, CAPF और दूसरी ऑफिसर रैंक की एग्जाम में तो कम ही आता है। रेल सेफ्टी की दूसरी बोल बच्चन, वो भी बहुत काम की नहीं। अभी हम फोकस करें बजट, उसका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे वाला हिस्सा। ये जो मैंने शक्तिकांता दास का फोटो डाला है उस पर फोकस करें। हाँ, तो केंद्र सरकार के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। पुराने जो लोन लिए उसका ब्याज का पैसा वापस करना हो, करीब 8 लाख करोड़ से ज़्यादा तो ऐसा ही पैसा खर्च होने वाला है। फिर फाइनेंस कमीशन कहे उस हिसाब से केंद्र सरकार ने अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में तो राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है, उसके अलावा भी बाकी जो रकम अपने हाथ में बची उस टैक्स की रकम में से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती राज भवन, अर्बन लोकल बॉडीज़ का डेवलपमेंट वगैरह के लिए ग्रांट यानी अनुदान में पैसा देना पड़ता है, करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा वो जाए। सब्सिडी,
सब्सिडी में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया जाने वाला है। इसमें प्रमुख सब्सिडी कौन कौन सी है? सबसे हाईएस्ट फूड सब्सिडी, उसमें करीब 2.43 लाख करोड़ रुपीस। मतलब समझिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से 27 रुपये पर प्रति किलो गेहूं खरीदे और फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हिसाब से गरीबों को वो 2 रुपये प्रति किलो में अनाज बेचे तो 25 रुपये का जो नुकसान हुआ वो केंद्र सरकार उसको सब्सिडी में देगी। ऐसा कुल मिला के सब जोड़ते जाओ तो करीब 2.43 लाख करोड़ रुपीस फूड सब्सिडी में, या कि करीब करीब 2.5 लाख करोड़ फूड सब्सिडी में। इकोनॉमी में सारे आंकड़े काम के नहीं, लेकिन ये वाला MCQ के लिए मेंस आंसर राइटिंग, निबंध में सब जगह कि इतना सारा ये खर्च है। और कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया कि टैक्स टू GDP में तो कमी आमदनी हो रही है, तो फिर हम कैसे चलाए सरकार और घाटा बढ़ता है वगैरह वगैरह चिंता। हाँ, तो सब्सिडी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में सब्सिडी जाती है? फूड सब्सिडी। फिर दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र सब्सिडी, तीसरे नंबर पर फ्यूल या पेट्रोलियम सब्सिडी। पेट्रोल डीजल पर तो खैर सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन LPG सिलेंडर पर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और गरीबों को केरोसिन जो दिया जाए उस पर थोड़ी थोड़ी सब्सिडी जारी। तो ये MCQ में याद क्या रखना है? सब्सिडी में नंबर 1 फूड, नंबर 2 फर्टिलाइज़र और तीसरे नंबर पर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पेट्रोलियम फ्यूल सब्सिडीज़। उसके अलावा अन्य सब्सिडी में जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर की स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये लोन में दिए जाते हैं और फिर उसके ब्याज में केंद्र सरकार कुछ सब्सिडी दे, तो ऐसी छिटपुट चीज़ों के अदर्स में गिनते हैं। अभी ये जो सब्सिडी की रकम है करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, ये तो लेटेस्ट बजट 2021-22 की बात करें, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2020-21 वाला, तो आप जानते कोरोना के चलते गरीबों को वो प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, फिर 3-3 सिलेंडर भी मुफ्त में दिए जाएंगे। तो ये सब के चलते आप समझ सकते हैं पिछले साल जो भी सरकार ने बजट में सब्सिडी के प्रोजेक्शन किए होंगे बजट 2020 में, उससे तो ज़्यादा ही पैसा बाद में खर्च करना पड़ रहा था ये आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री अन्न वगैरह योजनाओं में। इसलिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि लेटेस्ट बजट में सब्सिडी बर्डन अराउंड 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, पिछले साल का सब्सिडी बर्डन करीब करीब 5.9 या 6 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है इसकी तुलना में। लेकिन 2020 के सामने ये 2021 वाले बजट में सब्सिडी काफ़ी करीब करीब समझो आधे जितनी हो गई, क्योंकि सरकार अब शायद सोचती है कि इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी तो गरीब लोग खुद से सब खरीद पाएंगे, तो हर चीज़ जगह पर बहुत सब्सिडी देना जरूरी नहीं। एनीवेज, अभी इसके अलावा बजट का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफेंस सैलरी, पेंशन, जजिस सैलरी, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं अलग अलग योजनाओं में, पार्लियामेंट चलाने का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का खर्चा, वो सब करते करते कुल मिलाकर कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? करीब 29 लाख करोड़ रुपीस। तो अब हम लोग निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये रेवेन्यू अकाउंट में हमको 29 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो रहा है और रिसीप्ट के नाम पर टैक्स और नॉन टैक्स में करीब 17 लाख करोड़ रुपीस इनकम हो रही है। तो कुल मिलाकर प्लस माइनस करो क्या है, 17 लाख करोड़ कमा रहे हैं माइनस 29 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो जब आए करीब 11 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेट। और इसको भी हम लोग प्रोजेक्टेड GDP 222 लाख करोड़ से डिवाइड करें तो कितना आएगा जवाब? अराउंड 5.1% ऑफ GDP इज गोइंग टू बी द रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। बस तो MCQ में याद रखना है। अभी इसके अलावा एक ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम वो एक नया कंसेप्ट लेके आए थे कि ये रेवेन्यू डेफिसिट तो बराबर ये 11-12 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन इसमें एक नया चीज़ लेकर आते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा। मुद्दा ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से ये जो फाइनेंस कमीशन ने नीचे जो राज्यों को ग्रांट यानी अनुदान में पैसा देने को बोला कि ये पंचायत भवन और डिजास्टर मैनेजमेंट और स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो सब तो कैपिटल एसेट है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं गिन सकते, तो उसको माइनस करो। तो यानी 11 लाख में से ये 2 लाख करोड़ आप माइनस करो तो कितना बचे? अराउंड 9 लाख करोड़ रुपीज़। तो 4.1% ऑफ GDP, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अभी कुछ लोग आक्रोश में आ जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि घाटे की रकम कम दिखाने के लिए नए नए फॉर्मूला ईजाद किए जाएं और आंकड़ों में लीपापोती कर सके। सो डेटा ड्रेसिंग, तो इसमें हमको आक्रोश में आने की ज़रूरत नहीं, MCQ पास करने याद रखना है। आगे बढ़ो।
अभी हम लोग फोकस करें बजट का कैपिटल पार्ट यानी पूंजी हिस्सा। उसमें भी दो हिस्से, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, आमदनी और खर्च। तो आमदनी में एक तो सरकार कर्ज या उधारी में पैसा लेकर आए जिसको हम कहें कैपिटल सब टॉपिक, रिसीप्ट सब टॉपिक डेट रिसीप्ट। तो ऐसा कुछ कर्जा हम लोग भारत के भीतर से भी केंद्र सरकार आरबीआई से कर्ज ले, बाजार में अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल वगैरह कुछ इशू करवाए। फिर ये पोस्ट ऑफिस और दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र वगैरह में जनता जो लघु बचत का पैसा देती है और वो जाता हो केंद्र के पास उधारी के रूप में। ऐसा कुल मिला के करीब 15 लाख करोड़ रुपए। और विदेशों से समझो IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक वगैरह से करीब 15,000 करोड़ रुपए उधर से लोन में लेंगे। तो 15 लाख करोड़ प्लस 1500 करोड़ तो भी अराउंड 15 लाख करोड़ के आसपास ही रहेगा। तो ये हुआ डेट रिसिप्ट। इसमें भी याद रखना है कुछ बार MCQ के कहाँ से ज़्यादा पैसा हम लोन में लेते हैं, तो इंटरनल सोर्सेज से, विदेशों से कम ही लेते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर कितना होगा, इंटरनल एक्सटर्नल करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और GDP के परसेंटेज के रूप में निकालो तो 6.8% ऑफ GDP, जिसको हम कहते हैं फिजल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। इसके अलावा होते हैं कैपिटल पार्ट में रिसीप्ट में नॉन डेट रिसीप्ट, मतलब केंद्र सरकार खुद कर्जा खुद के लिए न ले, लेकिन खुद उसने राज्यों को, नेपाल, भूटान वगैरह को लोन में पैसा दिया हो और उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस आ रहा है, तो जो प्रिंसिपल यानी मूलधन की रकम है उसको हम इधर लिख सकते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। फिर डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, केंद्र सरकार ये ONGC और दूसरी सरकारी कंपनियों से अपने शेयर्स बेचना शुरू करे और उसमें से उसको जो पैसा मिले वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। 2021 में इसका टारगेट याद रखना है 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ सरकार सोच रही है सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच के हम कमाएंगे। पिछले साल भी कुछ टारगेट रखे थे 2 लाख करोड़ या ऐसा, लेकिन कोरोना के चलते सरकार वो सब बेचने भी गई, निवेशकों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो 2020 में तो टारगेट अचीव नहीं हो पाए थे। 2021 में अपना ये टारगेट है 1.75 लाख करोड़ रुपीज़। और क्या चल रहा है, सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों को 2 हिस्सों में विभाजित किया है। एक को बोला गया स्ट्रेटेजिक सेक्टर, रणनीतिक क्षेत्र। तो उसमें जितनी भी कंपनियां होगी तो सबको बेच दिया जाएगा, सिवाय कि सिर्फ एक कंपनी बाकी रखेंगे। मतलब एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो क्षेत्र हैं इनको कहा गया स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अभी इसमें मान लीजिए बैंकिंग में बहुत सारे सरकारी बैंक हो तो उसमें से कम एक रखेंगे या बहुत खींच के 2-3 और रखेंगे, लेकिन बाकी सारे सरकारी बैंकों को बेच देंगे, ऐसी बात है। सो मिनिमम 1 गवर्नमेंट कंपनी विल बी केप्ट एंड वी विल प्राइवेटाइज द रिमेनिंग गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये हुए स्ट्रेटेजिक सेक्टर, लिस्ट याद रखनी है MCQ में। अभी हम लोग अगर विन डायग्राम बनाए तो इसमें मैं इतने नाम लिख दूँ, तो इसके बाहर वाले जितने भी होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इसके अलावा वाले जो भी क्षेत्र हैं उसको हम बोलेंगे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर जितनी भी सरकारी कंपनियां होंगी उसमें तो सभी के सभी को प्राइवेटाइज कर देंगे, उसको बेच दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, कोई सरकार अपने पास नहीं रखेगी। तो मान लीजिए कोई खिलौना बनाने वाली कंपनी हो या कोई पेन पेंसिल रबर बनाने वाली सरकारी कंपनी हो, तो उन सब का प्राइवेटाइजेशन, यानी गैर रणनीतिक या गैर सामरिक क्षेत्र की सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन ताकि आपको विजुलाइज हो सके, अच्छा ये सारी कंपनियां और इनको अदानी, अंबानी, टाटा वगैरह को बेच दिया जाए। लेकिन अगर हम प्राइवेटाइजेशन बोलते रहें तो फिर विपक्ष, ऑपोजिशन पार्टी, पर्टिकुलरली लेफ्टिस्ट पार्टी, वामपंथी, वो उसका विरोध करेंगे, नहीं ये तो अदानी अंबानी को बेच दिया। तो जैसे टॉयलेट को शौचालय नहीं आजकल वॉशरूम कहा जाता है, उसी तरह प्राइवेटाइजेशन को आजकल प्राइवेटाइजेशन नहीं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी बात तो वही है कि प्राइवेट सेक्टर को उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग ओनरशिप दे देना। तो ये रणनीतिक विनिवेश बेसिकली की बेच दिया जाएगा। इसके अलावा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम, तो असल में वो कानून से बनाई संस्था है, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो सीधे बाजार में उसके शेयर्स नहीं होते, उसकी तो सारी मालिकी केंद्र सरकार के पास है। तो सरकार उसके LIC एक्ट में कुछ संशोधन करेगी और फिर उसको कन्वर्ट करके समझिए बनाया जाए कि कंपनीज एक्ट वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाए और फिर उसके शेयर्स बाजार में पहली बार जारी किए जाए, जिसको हम कहें इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO। ऐसा कुछ सरकार कोशिश करेगी ताकि उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सके, सरकार को पैसा भी मिले और साथ ही साथ LIC के अंदर प्राइवेट सेक्टर की कुछ शेयर होल्डिंग हो तो उनके लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनली इसको मैनेज कर सके वगैरह। तो कैपिटल और उसमें रिसीव पार्ट डेट यानी कर्जे से लाए और नॉन डेट यानी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से लाए हमने देखा। आखिरी मुद्दा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च।
तो उसमें मतलब केंद्र सरकार जो लोन में पैसा नीचे देती है, या ये हाईवे बिल्डिंग वगैरह में जो खर्च किया जाए बनाने में, या केंद्र सरकार खुद ये ब्रिक्स बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह की शेयर होल्डिंग खरीदे, इन्वेस्टमेंट करे, वो सब। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुल मिलाकर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। तो पिछले बजट की तुलना में करीब 30% या उससे ज़्यादा ये है रकम, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ताकि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो ये हमने बजट का रेवेन्यू और कैपिटल पार्ट पढ़ लिया। अभी आपको प्रश्न ये तो फिर स्कीम किधर गई? गवर्नमेंट स्कीम मतलब वो तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो सकती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या कई बार दोनों जगह थोड़ा थोड़ा खर्च होता हो। ऐसी जितनी भी सरकारी योजना है उसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे? एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जहाँ पर आप पाएंगे ये जो ऊपर वाला मेडल देखिए कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है और नीचे लिखा 100%, यानी उस योजना का सारा खर्च केंद्र सरकार अपने पॉकेट से करेगी, राज्यों ने कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा। जैसे कि यूरिया फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी, या फिर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, जिसके अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएं। तो ये सब क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। इसमें करीब 4 लाख करोड़ खर्च होंगे, और ये सब योजनाएं ऐसी होती है कि ज़्यादातर राज्यों ने भी इसमें कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है तो कम करना होगा, केंद्र ही ज़्यादा 90-10 में दे देगा, दूसरे वाले राज्य होंगे तो उन्होंने 60-40 ऐसा कुछ हो सकता है। अब ऐसी भी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक कोर ऑफ द कोर स्कीम, यानी अति महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें ये मनरेगा, SC/ST वगैरह के लिए अम्ब्रेला स्कीम, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए ऐसी होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम। तो ये सब अति महत्वपूर्ण योजना है, इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी राज्य कंट्रीब्यूट करें। दूसरा होता है कोर स्कीम, यानी महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमरूत, स्मार्ट सिटीज़, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वगैरह। तो ये सब के अंदर कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सबसे ज़्यादा 11 लाख करोड़ और बाकी सब 4 लाख करोड़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। इसमें कुछ नए स्कीम आए कि नहीं? 2021 के बजट में नए स्कीम में देखें तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, बेसिकली ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ केयर, हॉस्पिटल वगैरह को और बेहतर किया जाए, कुछ नए डिजीज़ कंट्रोल के लेबोरेटरी रिसर्च वगैरह की ये योजना है। एग्जैक्ट डिटेल जब आएगी तो हम आराम से देखेंगे। दूसरा है जल जीवन मिशन डैश अर्बन, शहरी इलाकों में जितने भी हमारे शहर हैं वहाँ पर पाइप द्वारा वाटर पाइपलाइन सबको दी जाए, ऐसी कोशिश होगी। साथ ही साथ कुछ अमृत सिटीज़, मतलब अमृत योजना में जो पहले थे उनको कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ पैसा। तीसरा स्वच्छ भारत मिशन तो चल ही रहा है, उसके अंदर अब लेके आएंगे अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो स्वच्छ भारत का बेसिक आइडिया था कि खुले में शौच नहीं जाना, वो तो जारी रहेगा, लेकिन उसके ऊपर 2.0 वर्जन बोल के और ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, एयर पोल्यूशन कम करें। फिर ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन, वो सीमेंट कंक्रीट सब उड़ते रहता है, उसको कंट्रोल करें वगैरह वगैरह। और भी चीज़ें कुछ चिटपुट योजनाएं हैं, लेकिन वीडियो फिर लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं डेफिसिट्स, यानी अलग अलग प्रकार के घाटे। तो बजट में रेवेन्यू पार्ट, रिसीप्ट, टैक्स में हमको ग्रॉस तो करीब 22 लाख करोड़ और उसमें से नेट करीब 15 लाख करोड़, नॉन टैक्स में 2 लाख करोड़, तो कुल मिलाकर 17 लाख करोड़ रुपए की रिसीप्ट आ रही है। सामने ये खर्चों में पुराने लोन का ब्याज चुकाना है करीब 8 लाख करोड़, सब्सिडी के नाम पर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, और ये सब कुल मिलाकर दूसरी और भी छिटपुट योजना ग्रांट वगैरह करते हुए 29 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके सामने अभी बजट के कैपिटल हिस्से में आप देखें, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से करीब 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज में लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ कंपनियों के, सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच के हम लाएंगे। ये सब कुल जोड़ के अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीज़ कैपिटल रिसिप्ट होगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए हमने देखा। तो प्लस माइनस सब जोड़ो तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब का प्लस माइनस आप करो तो 17 माइनस 29 प्लस 17 माइनस 5 पॉइंट समथिंग, तो जवाब आ जाएगा 0। बजट डेफिसिट है 0,
लेकिन वो जीरो क्यों आई? क्योंकि आप देखो वो कैपिटल, सब टॉपिक रिसीव, सब टॉपिक डेट, कर्जे में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग 15 लाख करोड़ लेके आए, इसलिए जवाब जीरो आया, वरना तो घाटा होने वाला था कितना, 15 लाख करोड़ के आसपास। तो बस वही कंसेप्ट है फिजल डेफिसिट यानी राजकोषीय खात, कि बजट डेफिसिट प्लस ये डेट या बोरोइंग के नाम पर जो पैसा लाए, तो बजट डेफिसिट जीरो, डेट बोरोइंग के नाम पर कितना, 15 लाख करोड़, तो कुल मिलाकर घाटा कितना दिखता है, 15 लाख करोड़ रुपए इज द डेफिसिट। और वो इसको 222 लाख करोड़ जीडीपी के साथ डिवाइड करो तो परसेंटेज में जवाब आए कितना, अराउंड 6.8% ऑफ जीडीपी इज गोइंग टू बी द फिजल डेफिसिट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अभी इसमें भी अब ये शक्तिकांता दास वाला चित्र देखो, रेवेन्यू सब टॉपिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन कितना, 8 लाख करोड़ है। तो एक और कंसेप्ट है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये कहता है कि फिजल डेफिसिट में से ये जो पुरानी लोन ली थी उसका ब्याज जो केंद्र सरकार ने चुकाना है करीब -8 लाख करोड़, तो उसको माइनस कर दो। फिजल डेफिसिट 15 लाख करोड़ माइनस पुरानी लोन के ब्याज का पैसा जो केंद्र सरकार ने आरबीआई और दूसरे इन्वेस्टर को चुकाना है, उसको आप माइनस करो। सो 15 - 8 = 7 लाख करोड़, उसको कहा गया प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। जीडीपी के परसेंटेज में 3.1%। ये भी अलग से क्यों निकालना है, उससे ये पता चलता है कि विकास के लिए और कितना पैसा कर्ज लिया जा रहा है, और ये तो पुरानी ब्याज तो कमिटेड एक्सपेंडिचर था। और तीसरा ये कारण, मारपीट के नए फॉर्मूला बनाओ ताकि घाटे की रकम कम दिखे। खैर, तो ये फिजल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का ये ग्राफ मैंने बजट से लिया है। वीडियो पॉज करके आप आराम से देखें, पाएंगे 2020-21 में स्वाभाविक है कोरोना के चलते टैक्स में आमदनी कम होगी, जबकि योजनाओं में खर्च ज़्यादा करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट बढ़ गई। लेकिन 2021-22 में अपने टारगेट क्या है वो थोड़े अभी नीचे आ रहे। एमसीक्यू के लिए ये सब याद रखना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे दनादन मन चाहे रूप से बाजार से कर्जा न ले, थोड़ी लिमिटेशन रखे, उसके लिए कानून है फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें ओरिजिनली टारगेट ये था कि केंद्र सरकार ने अपनी फिजल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं करने देनी चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों से वो तो बढ़ी रही थी, और ये कोरोना के चलते तो और बढ़ गई। और 2021 अगला फाइनेंशियल ईयर में भी कम करने की कोशिश, लेकिन स्वाभाविक है एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल, सो वी कैन नॉट कंट्रोल। तो सरकार ने कि अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2025-26 और उसके बाद जीडीपी के 4.5% या उससे नीचे तक लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इमीडिएट प्रायोरिटी हमारी फिजल डेफिसिट को 3% करने की नहीं रहेगी। इसके अलावा बजट में और अन्य क्या क्या चीज़ें बोली गई। बैंकिंग या लोन में किसानों को ढेर सारा पैसा लोन में देंगे। फिर ये सरकारी बैंकों में बहुत सारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी किसी ने लोन लिया वो वापस नहीं कर रहा, तो ऐसे जो बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, अनर्जक परिसंपत्तियाँ, उन सब का निपटान करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बेसिकली आइडिया ये कि वो लोग ऐसे सब लोन पेपर्स सरकारी बैंकों से ले लेंगे और फिर उसको किसी और इन्वेस्टर को बेचें, जिसकी मदद से वो कंपनी का शेयर होल्डिंग चेंज करवाए या उसकी सारी एसेट्स की नीलामी हो जाए, वगैरह वगैरह करेंगे। कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था ऐसा सब खेल करने के लिए एक पारा नाम की बैड बैंक बनानी चाहिए। तो अब ये असल में कैसे निकल के आता है तब और डिटेल में देखेंगे। तो सरकारी बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए नई संस्थाएं बनाएंगे। तीसरा, स्विट्ज़रलैंड में एक बासेल नाम का शहर और वहाँ पर बैंकिंग सुपरविजन की एक कमेटी, उन्होंने कुछ नियम बनाए कि बैंकों के पास इतनी पूंजी कैपिटल होनी चाहिए तभी वो इतना पैसा लोन में घुमा सकते हैं। तो उसके लिए सरकारी बैंकों को केंद्र सरकार रिकैपिटलाइज करेगी, पुनः पूंजीकरण, मतलब सरकारी बैंकों के शेयर बॉन्ड केंद्र सरकार खरीद के उसमें पैसा डालेगी ताकि वो बासेल नॉर्म से कंप्लाई कर सके। तो वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसमें और 20-30 हज़ार करोड़ रुपये डालेंगे, ऐसी बात हुई। दूसरा, ये फाइनेंस मार्केट, शेयर मार्केट में क्या, उसमें ये सेबी और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह वगैरह। तो इन सबको एकीकृत करके या विलीन करके एक नया ही एक सिंपल कानून बनाया जाए, जिसको कहा जाए सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड, प्रतिभूति बाजार संहिता, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तीसरा, इंश्योरेंस में क्या, एक तो LIC का IPO आएगा और दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की लिमिट पहले जो 49% थी उसको बढ़ा के 74% करेंगे, ताकि विदेशी कंपनियां भी भारत के कंपनियों में इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस कंपनियों में, और उनकी सब टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कैपिटल हमको मिल सके। स्वाभाविक है
ये सब होगा तो द हिंदू और लेफ्टिस्ट पार्टी को मज़ा नहीं आएगा, तो वो उसकी कंट्रोवर्सी की कॉलम ढेर सारी चलती रहेंगी, लेकिन एक हद से ज़्यादा उसमें दिमाग खर्च करने का एग्जाम में फ़ायदा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कहा, नाबार्ड को माइक्रो इरिगेशन का फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड, लेकिन उसमें पैसा आएगा कि इधर से, तो वो नया सेस याद करो, पेट्रोल डीजल एग्रीकल्चर कमोडिटी फर्टिलाइजर वगैरह के ऊपर लगा के लाएंगे पैसा। भारत में ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। उसके लिए सरकार सोच रही है अलग से कानून बनाकर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी DFI नाम की संस्था बनाए, और वो बाज़ार में अपने कुछ बॉन्ड जारी करके या विदेशियों से पैसा कर्ज लेकर फिर ये सब प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे, ऐसा सोच रहे हैं। तो असल में भी ये संस्था जब बनेगी तो डिटेल में देखेंगे। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने में और तकनीकी सुधार, प्रमुख बंदरगाहें, मेजर शिपिंग पोर्ट्स और बस ट्रांसपोर्टेशन, सिटी बस ट्रांसपोर्ट, बस परिवहन, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करेंगे। मतलब सरकार खुद से अगर पोर्ट या बस ट्रांसपोर्ट डेवलप ना कर रही हो तो अदानी अंबानी वगैरह को आप डेवलप करो और आप टिकट का पैसा लो वगैरह। टेक्सटाइल को और प्रोत्साहन देने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये 5 मिनट का, वैसे भी आधे घंटा का तो वीडियो खींच गया, और इसको लंबा नहीं करते, वरना क्लिक बेट वाली जो चीज़ है यूट्यूब के एल्गोरिदम में कि छोटे वीडियो को वो ज़्यादा हाईलाइट करता है, वो मुझे मिलेगा नहीं फ़ायदा। खैर आगे मैं इसके लिए Win21 CSP सीरीज़, ऐसी वीडियो पावर पॉइंट हैंडआउट सीरीज़ निकालूंगा, उसको आप देखते रहिए। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स उसमें आते रहेंगे। प्रश्न, ये बजट अच्छा है या बुरा? जवाब, एग्जाम के लिए काम का नहीं। जहाँ तक ऐसे क्वालिफायर स्टेटमेंट्स होते हैं, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, आपका पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो भाई प्रीलिम्स MCQ में पूछते नहीं, मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी पूछते नहीं। पुराने पेपर आप देख लो, वो बजट से प्रश्न भी निकाले तो कैसे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या सुधार किए, या बजट में काय की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या योजनाएं, ऐसी फैक्चुअल या सेलियंट फीचर टाइप की चीज़ पूछते हैं। उसका प्रशंसा या विरोध का डायरेक्ट ओपिनियन आपको नहीं पूछा जाता। हालांकि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ बार पूछ सकते हैं, अगर फरवरी में इंटरव्यू कि कैसा लगा आपको बजट या क्या सोचना है आपका, तो ओवरऑल अप्रिशिएटिव टोन रहना चाहिए कि हाँ इसमें टैक्स टेररिज्म को कम करने के लिए या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए या मिनिमम गवर्नेंस के लिए अलग अलग जो सुधार किए गए हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन करने के लिए ये सब टैक्स कस्टम ड्यूटी में सुधार किए गए, टेक्सटाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क बनाएंगे, और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और सामने चुनौतियाँ क्या हैं, तो वो टैक्स टू GDP अपना अच्छा नहीं है तो ब्लैक मनी से लड़ना है, फिजल डेफिसिट अपनी ज़्यादा है उसको रेगुलेट करना है, लेकिन कोरोना के चलते वो हम कर नहीं पाएंगे। तो ये सब चिंता के विषय है, करके जब आपको ख़त्म करना चाहिए। बाकी पूरा दिन इसकी सब चलती रहे, अच्छा है या बुरा, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट। आज का इंडियन एक्सप्रेस, वैसे तो मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ, आज मैंने नहीं बनाई, उसका यही कारण है, पूरा न्यूज़पेपर उसी में है। तो खैर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम की चीज़ थी हमने देखी। बाकी कल से वापस हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे आते रहेगा। ये जो पावर पॉइंट था इसको डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट munal.org/डाउनलोड पे जाएं, या फिर टेलीग्राम, उसमें मुनाल ORG ऐसी मेरी चैनल है, उसमें से आपको मिल जाएगा। खैर 5 मिनट का वीडियो इतना लंबा खींच लिया है, तो शुरुआत में जो डिस्क्लेमर मैंने नहीं पढ़ा था मैं उसको पढ़ लेना चाहता हूँ। ये जो वीडियो, इसका पावर पॉइंट टारगेट ऑडियंस है ऑफिसर रैंक की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्लरिकल एग्ज़ाम में कई बार ये होता है कि वो जनरल नॉलेज भी पूछते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने या प्रणब मुखर्जी ने, तो वो सब मैंने इधर हम नहीं पढ़े क्योंकि वो ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम में नहीं पूछते। क्योंकि मुझे जल्दी से ये वीडियो रिलीज़ करना था तो हो सकता है ये स्लाइड में कुछ डेटा आधा गलत हो या फिर कम्प्लीटली गलत हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि इस वीडियो और इस पावर पॉइंट को सही से समझने और अप्रिशिएट करने के लिए प्री रिक्विजिट, पूर्व शर्त क्या है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये किताब में चैप्टर 22 पार्लियामेंट का है। उसमें बजट को पास करने के अलग अलग स्टेज क्या होते हैं, फिर पार्लियामेंट की अलग अलग समिति, फिर ये मनी बिल, फाइनेंस बिल, वो सब आप आराम से पढ़ा होना चाहिए। फिर चैप्टर 45 है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में, कि केंद्र सरकार ने अपने टैक्स का कुछ पैसा राज्यों को देना पड़ता है। फिर 51 चैप्टर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ये सब ऑडिट करता है। तो वो सब आपको मतलब समझ होनी चाहिए, नहीं है तो वो सब पढ़ लेना। जहाँ तक बजट थियरी की बात है,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग टैक्स कौन से हैं, फिजल डेफिसिट की ये सब फॉर्मूला ऐसा क्यों था, बजट के अलग अलग प्रकार, उसकी बेसिक समझ के लिए वैसे तो एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका सारा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम मित्रों आजकल ये है, ऐसे नहीं खिलाते, वो ऐसे खिलाते हैं, तो फालतू के बहुत सारे ग्राफ और कॉम्प्लेक्स चीज़ें कचरा बना दिया है। बेटर होगा अगर पढ़ना है तो तमिलनाडु क्लास 12 की नई जो बुक निकली है डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, इंग्लिश में, लेकिन इतना जटिल अंग्रेजी नहीं है कि आदमी समझ नहीं सके, उसी को पढ़िए, तुरंत मक्खन की तरह वो सब उतर जाएगा। या फिर दूसरा विकल्प है कि वो सब के लिए मेरी इकोनॉमी की फुल लेंथ सीरीज़ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं unlockcodemunal.org। एक और चीज़, बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को सही से अप्रिशिएट करने के लिए पुराने कम से कम 5 साल के अपने प्रीवियस प्रीलिम और मेंस के पेपर देखे होने चाहिए, या जो भी आप दूसरी एग्जाम करने वाले हैं, RBI, CDS, CAPF, SSC, ताकि कौन सी चीज़ काम की और नहीं काम की वो हमें पता रहे। मुझे तो पता है, इसलिए मैंने बहुत कम ही स्लाइड में आपको ये समझाया। और आखिर में ये 5 मिनट का वीडियो बनाने का ट्राई था, लेकिन लंबा ही हो गया। फिर भी मुझे जो अपनी संतुष्टि से पढ़ाना था वो तो सारा मैं नहीं पढ़ा पाया। स्टे ट्यून फॉर द विन 21 CSP सीरीज़, जहाँ पर और डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे।